वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आइए सुनते हैं विक्रम और बेताल सीरीज से एक और कहानी। तो एक बार फिर से बेताल राजा विक्रम को एक कहानी सुनाता है। कहानी बहुत पुराने समय की है। उज्जैनी में राजा ब्रह्मदत्त राज करते थे। उनकी एक बहुत ही रूपवती कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो राजा और रानी को चित्रलेखा के विवाह की चिंता सताने लगी। चित्रलेखा अक्सर अपने राज्य में घूमने के लिए निकल जाया करती थी। उसे राज्य के लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक बार यात्रा के दौरान उसे राज्य में एक कपड़ों का व्यापारी मिला। उसका मुख्य काम था साड़ी बनाना और वो व्यापारी बहुत ही सुंदर साड़ियाँ बनाता था। ऐसी ही कुछ साड़ी उसने चित्रलेखा को भेंट भी करी। चित्रलेखा वो साड़ियाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन उसकी तारीफ की। कुछ देर बाद चित्रलेखा ने उससे पूछा कि कैसे वो इतनी सुंदर साड़ियाँ बनाता है। इस पर वह बोला कि अगर राजकुमारी चाहे तो उसके घर जाकर इन साड़ियों को बनाने की विधि जान सकती है। राजकुमारी अपनी दास दासियों को लेकर उस व्यापारी के घर पहुंची। वहां और भी ऐसी ही कई खूबसूरत साड़ियाँ थी। बातों ही बातों में व्यापारी ने बताया कि उसकी साड़ियाँ इस राज्य में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य और विदेशों में भी बिकती हैं और उसने इस तरीके से काफ़ी धन अर्जित किया है। राजकुमारी इससे काफ़ी प्रभावित हुई और राजकुमारी ने इच्छा व्यक्त की कि वो भी ये साड़ियाँ बनाना सीखना चाहती हैं। तो व्यापारी ने बोला कि जब राजकुमारी के पास वक्त हो वो आके सीख सकती हैं या वो उसे महल में बुला के साड़ी बनाने की विधि सीख सकती हैं। राजकुमारी ने व्यापारी का आभार प्रकट किया और अपनी यात्रा आगे आरंभ करी। रास्ते में चलते हुए उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसने उन्हें बताया कि आगे जाने में खतरा है क्योंकि आगे जाके मार्ग में एक पेड़ के नीचे दो सिंहों का जोड़ा बैठा हुआ है। ये सब सुनकर राजकुमारी थोड़ा चिंतित हुई और उन्होंने आगे जाने का विचार त्याग दिया। अब राजकुमारी ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसे पता कि आगे दो सिंहों का जोड़ा बैठा है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि वो पक्षियों की भाषा जानता है और ये पक्षी ही उसे वन में होने वाली सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। राजकुमारी ये सुन के काफ़ी प्रभावित हुई और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वो भी उससे पक्षियों की भाषा सीखना चाहती है। यह सुनकर वो व्यक्ति बोला कि क्योंकि वो तो बचपन से ही इस वन में रह रहा है तो इसलिए उसे पक्षियों की भाषा का ज्ञान हो चला है, लेकिन ये भाषा सीखने के लिए काफ़ी वक्त की ज़रूरत पड़ेगी। इस पर राजकुमारी ने कहा कि जब कभी उन्हें वक्त मिलेगा वह ज़रूर वन में आकर इस व्यक्ति से इस भाषा का ज्ञान प्राप्त करेंगी। यह कहकर राजकुमारी अपने सेवकों के साथ आगे बढ़ गई। सफ़र में चलते चलते अचानक से राजकुमारी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें एक वैद्य मिला जो उन्हें अपने घर लेके आया। उन्होंने राजकुमारी की खातिरदारी करी और उनकी दवाओं के असर से राजकुमारी जल्दी ही स्वस्थ हो गई। राजकुमारी वैद्य की कुशलता से काफ़ी प्रभावित हुई। उनके उपचार से कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। उस चिकित्सालय में राजकुमारी और मरीजों से भी मिली जिन्होंने वैद्य के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा कि वैद्य की दवाएं जादू सा असर करती हैं और बीमारी चाहे कैसी भी हो वो उसे चुटकियों में ठीक कर देते हैं। राजकुमारी भी उस वैद्य से इन दवाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी तो उन्होंने उस वैद्य से बोला कि वो उसे इन औषधियों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताएं जिससे वो भी ऐसी औषधियाँ बनाकर लोगों की सेवा कर सके। वैद्य ने कहा कि ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है और इसमें काफ़ी मेहनत और लगन की ज़रूरत पड़ेगी। राजकुमारी ने कहा क्योंकि वो अभी तो राज्य के भ्रमण पे हैं, अभी वो ये वक्त नहीं दे पाएंगी, लेकिन जल्दी ही जब वो अपना सफ़र पूरा कर लेंगी वो वैद्य को अपने राजमहल में बुलाएंगी या फिर खुद वैद्य के पास आकर इन दवाओं के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगी। ये कहकर राजकुमारी अपने सफ़र में आगे बढ़ गई। रास्ते में जाते जाते एक जंगल पड़ा। जंगल काफ़ी घना था जहाँ जंगली पशुओं का आना जाना लगा रहता था। वहीं पास में किसी ने जानवर को फंसाने का फंदा लगाया हुआ था जो राजकुमारी की नज़र में नहीं आया और राजकुमारी का पैर इस पर पड़ गया। फंदे पे पैर पड़ते ही राजकुमारी का शरीर हवा में ऊपर उठ चढ़ा। पास से गुजर रहे एक नवयुवक ने जब यह देखा तो वो भाग के राजकुमारी के पास आया। उनके सभी सेवक नीचे खड़े होकर सोच रहे थे कि किस तरह राजकुमारी को नीचे उतारा जाए। उस नवयुवक के पास एक रस्सी थी। उसने वो रस्सी का फंदा बनाया
और कहा कि राजकुमारी इस फंदे को पकड़कर नीचे आ सकती हैं। राजकुमारी ने हिम्मत करके उस फंदे को पकड़ा और पेड़ से छलांग लगा दी। नीचे राजकुमारी को पकड़ने के लिए वो नवयुवक पहले से ही तैयार था। राजकुमारी के नीचे आते ही उसने अपनी मजबूत भुजाओं में राजकुमारी को पकड़ लिया और इस तरह उसने राजकुमारी की जान बचा ली। राजकुमारी उसका धन्यवाद करके अपने महल की तरफ वापस आ गई। महल वापस आकर राजकुमारी को पता चला कि राजा ने उनके विवाह की तैयारियां शुरू कर दी है और पास के ही राज्य के एक समृद्ध राजा के बेटे से उन्होंने उसका विवाह निश्चित किया था। लेकिन राजकुमारी ने घर आकर अपने पिताजी को बताया कि वो किसी राजकुमार से विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान देखा कि जो आम आदमी होते हैं वे ज़्यादा चतुर, बलशाली और हिम्मत वाले होते हैं। राजा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें अपनी मर्जी से ही विवाह करना है तो हम तुम्हारा स्वयंवर करा देते हैं। जो भी योग्य पुरुष होगा उसके गले में तुम माला डालकर उसको अपना पति स्वीकार कर लेना। यह सुनकर राजकुमारी काफ़ी खुश हुई और अगले ही दिन पूरे शहर में ढिंडोरा पीटकर यह ऐलान किया गया कि राजकुमारी का स्वयंवर किया जा रहा है और जो भी नवयुवक खुद को राजकुमारी के योग्य समझता है वो इस स्वयंवर में भाग ले सकता है। राजकुमारी के स्वयंवर की घोषणा की जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंची जिनसे राजकुमारी अपने राज्य भ्रमण के दौरान मिली थी। इनमें वो सभी लोग थे जो राजकुमारी से किसी न किसी वक्त पे मिले थे और किसी न किसी तरीके से जिन्होंने राजकुमारी की सहायता की थी। पहला व्यक्ति था वो कपड़ों का व्यापारी, जिसने राजकुमारी को काफ़ी सुंदर साड़ियाँ भेंट की थी और उससे राजकुमारी काफ़ी प्रभावित भी थी। दूसरा व्यक्ति था वो जिसे सभी पशुओं और पक्षियों की भाषा का ज्ञान था और जिससे राजकुमारी ने वादा किया था कि वो कभी न कभी अपने जीवन में उससे पशु और पक्षियों की भाषा का ज्ञान प्राप्त करेंगी। तीसरा व्यक्ति था वो वैद्य, जिसने राजकुमारी के बहुत बीमार होने पर उनके प्राणों की रक्षा की थी। और चौथा व्यक्ति था वो नवयुवक जिसने जंगल में राजकुमारी के प्राणों की रक्षा की थी, अपनी समझदारी और सूझबूझ का परिचय देकर। अपने आप को राजकुमारी के योग्य मानकर ये सभी लोग उस स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे। वहां पहुंचकर ये लोग अपने अपने स्थान ग्रहण करके बैठ गए। अब राजा ने राजकुमारी से कहा कि पूरे राज्य भर से वे सभी व्यक्ति जो अपने आप को तुम्हारे योग्य समझते हैं वे इस स्वयंवर में आए हैं। अब आप जाओ और जिसे भी चाहो उसके गले में वरमाला डालकर उसे अपना पति स्वीकार करो। राजकुमारी उठी और एक एक करके उन सभी व्यक्तियों के पास गई जिनसे वो अपने राज्य भ्रमण के दौरान मिली थी और जिनकी कलाओं से वे काफ़ी प्रभावित थी। सभी के पास जाकर आगे बढ़ते हुए अंत में उसने उस व्यक्ति के गले में माला डाली जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। इतनी कहानी कहकर बेताल ने विक्रम से कहा कि विक्रम, बता राजकुमारी ने किसके गले में वरमाला डाली होगी। विक्रम ने कुछ देर सोचने के बाद बोला कि यूं तो राजकुमारी अपने राज्य भ्रमण के दौरान बहुत से लोगों से मिली थी, लेकिन उनमें से 4 मुख्य लोग थे जिनसे राजकुमारी प्रभावित हुई। पहला था वो साड़ी का व्यापारी जिसके पास काफ़ी धन संपत्ति थी, लेकिन राजकुमारी के पास धन संपत्ति की तो कोई कमी नहीं थी। दूसरा व्यक्ति था वो जिसे पशु और पक्षियों की भाषा का ज्ञान था। वो मनोरंजन के लिए तो ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी गुजारने के लिए वो राजकुमारी के योग्य नहीं था। तीसरा व्यक्ति था वो वैद्य जिसने राजकुमारी की जान बचाई थी, क्योंकि वैद्य का धर्म होता है मरीज की सेवा करना, तो वो उसका धर्म था। चौथा व्यक्ति था वो नवयुवक जिसने राजकुमारी की जान जंगल में बचाई थी। वही था जिसने अपनी सूझबूझ और पराक्रम से राजकुमारी की जान बचाई थी, और क्योंकि राजा का कोई बेटा नहीं था तो वही नवयुवक उस राज्य की बागडोर अच्छे से संभाल सकता था और राजकुमारी का भी पूरा ख्याल रख सकता था। तो अंत में राजकुमारी ने वरमाला उसी नवयुवक के गले में डाली। यह सुनकर बेताल बहुत खुश हुआ और उसने बोला, विक्रम, तूने एकदम सही बताया, तो अब क्योंकि तू बोला अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल वहाँ से उड़ चला और इस तरह ख़त्म हुई विक्रम बेताल की एक और कहानी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा ऐसी ही कुछ और कहानियाँ अपनी आने वाली वीडियोस में। थैंक यू फॉर योर टाइम।